तो चलो ऐसा मान लेते हैं कि किसी को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शन के टाइप सीखने हैं। हमारे सिलेबस के अनुसार हमें 4 से 5 रिएक्शन के टाइप सीखने हैं। वो कौन से हैं? सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड कौन सी है हमारी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमें सीखना है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट में हमें यह देखना है रेडॉक्स, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या? रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे ना, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहां पे देखिए कंबाइन। ओके, सिर्फ यहां तक हम देखेंगे तो हमें एक स्पेलिंग नजर आएगी कंबाइन, जो कि इंग्लिश में होता है। कंबाइन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ मिलाना, मिल जाना। ओके, तो इसी हिसाब से डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? एक ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, द रिएक्शन इन विच टू और मोर reactant gives a single product. एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। चलो, जैसे कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस, उसको हमने मिला दिया क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हमने क्लोरीन गैस के साथ मिला दिया, तो क्या बन गया? इससे बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, हाइड्रोक्लोराइड गैस बन जाएगा। तो ये बन गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका मतलब है 2 रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना दिया उससे। ओके, सेकेंड, वाटर बना देंगे हम। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिला दी, तो क्या बन जाएगा? 2H2O। 2 रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन गया। यह हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर बर्निंग ऑफ कोल। मान लीजिए ये कोयला है, कार्बन। ओके, कोयले में क्या होता है? सिर्फ कार्बन होता है, और उसको हमने बर्न कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन लेंगे हम,
तो बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ती है। इससे क्या बन जाएगा, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। या फिर सल्फर ले लीजिए, सल्फर को हमने बर्न कर दिया तो क्या बन जाएगा इससे, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी थी इस चैप्टर की, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था तो क्या बन गया उससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। ओके, तो ये बन गया। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो किस चीज के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बन जाता है, उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, द रिएक्शन इन विच, डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमें एक और एग्जांपल दिया गया है यहां पे, वो एग्जाम्पल कौन सा है, एक्टिविटी दी गई है जिसका प्रैक्टिकल हम लास्ट में देखेंगे लेक्चर के, फिलहाल थ्योरी कर लेते हैं। देखिए हमें क्विक लाइम लेना है। क्विक लाइम का मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, क्विक लाइम, इसको हमने रिएक्ट कर दिया वाटर के साथ। वाटर के साथ इसको मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन हो जाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है हीट रिलीज करती है। तो इससे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो बाद में देखेंगे, हीट रिलीज होगी या गेन करेगा वो। यहां पे देखिए फिलहाल कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट कर दिया। तो रिएक्ट करने के बाद इसकी रिएक्शन हो गई और इन दोनों को मिला के एक ही प्रोडक्ट हमें बनाना है, वो कौन सा बन जाएगा, स्लैक्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, स्लैक्ड लाइम बन जाएगा। क्विक लाइम और वाटर दोनों को मिलाने के बाद स्लैक्ड लाइम बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, जो कि हमें एक्टिविटी में भी देखना है। तो अब देखिए ये जो स्लैक्ड लाइम है ना, ये जनरली दीवारों को व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब दीवारों को जो व्हाइट कलर दिया जाता है उसके लिए ही यूज किया जाता है। इसके पीछे यूज करने की क्या जरूरत है, स्लैक्ड लाइम यूज करने की जरूरत यह है कि जब भी एक मिनट, सॉरी, क्विक लाइम यूज किया जाता है, तो ये जब भी यूज करते हैं ना हम, तो क्या हो जाता है, ये क्विक लाइम जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, उसके साथ ये मिल जाता है, और मिलने के बाद उसके साथ मिलकर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाने की वजह से उस दीवारों पे एक दो तीन बार, मान लीजिए कि हमने दीवारों को क्विक लाइम से व्हाइट वॉश कर दिया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। दो तीन दिन बाद जो एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ ये मिल जाता है, और मिलने के बाद इससे एक नया कंपाउंड बन जाता है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दीवारों पे एक लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। हमने तो सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड अप्लाई किया था, एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके एक कैल्शियम कार्बोनेट की उस पर एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से ये दीवारें दो तीन दिन बाद ज्यादा शाइन करने लगती है, ज्यादा शाइन करने लगती है। इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता है दीवारों को व्हाइट वॉश करने के लिए, दीवारें खुलकर दिखती है। तो और मजेदार बात यह है ना कि मार्बल जो होता है, मार्बल का भी फार्मूला यही है, सेम फार्मूला मार्बल का भी है। हम जानते हैं ना, मार्बल जनरली
जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, मंदिरों में या फिर फ्लैट्स में, तो मार्बल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है शाइनी सरफेसेस के लिए, तो इसलिए ये कैल्शियम ऑक्साइड दीवारों के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिए एग्जाम्पल्स कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसके बाद ये एक्टिविटी की प्रैक्टिकल हम लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो उससे जो बीकर या फिर जो भी हमारी वेसल है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे मैंने बताया था। इसका मतलब क्या है कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो रिएक्शन प्रोसीड होते टाइम क्या होता है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो भी वेसल हम रिएक्शन के लिए यूज करते हैं ना, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि वो रिएक्शन एनर्जी एनवायरमेंट में बाहर फेंक रही है, बाहर एनर्जी रिलीज कर रही है। और जो भी वेसल ठंडी पड़ जाती है ना, बीकर हो या फिर कोई भी वेसल हो, ठंडी पड़ती है, इसका मतलब क्या है, वो एनवायरमेंट से एनर्जी सोख ले रही है, खुद में खींच ले रही है। तो ऐसे एनर्जी के आधार पे रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एनर्जी के आधार पे रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एक्सो का मतलब क्या? एग्जिट, बाहर, ओके। थर्म का मतलब हीट, एनर्जी, ओके। तो यहां पे देखिए, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एनर्जी है वो कहां पे फेंकी जा रही है? बाहर रिलीज की जा रही है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिएक्शन विच गिव्स और रिलीजेस, द रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी, releases energy into environment, is called as, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो पहले हमारी रिएक्शन थी कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ मिला दिया तो क्या बन गई? वो एनर्जी रिलीज की, टेम्परेचर बढ़ गया था, इसलिए उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। अगर कोयला जल गया तो उससे भी क्या होती है? एनर्जी रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज की जाती है। और जो रेस्पिरेशन एग्जाम्पल है हमारा, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो? रेस्पिरेशन, मान लीजिए कि हम हमारे डेली फूड मटेरियल में क्या क्या खाते हैं, चपाती या फिर रोटी, जो भी खाते हैं वो कहाँ से बनती है? ज्वार या फिर गेहूं से बनती है। और पोटैटो या फिर जो भी वेजिटेबल्स है, इन सारे मटेरियल में, जनरली फूड मटेरियल में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। और जब भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हम खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो हमारे फूड डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करती है, मतलब कन्वर्ट करती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर गए ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक प्रकार के शुगर है, और ये जो ग्लूकोज तैयार हो गया है, ये ग्लूकोज क्या कर लेता है बाद में? इस ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है, जो हम हमारे नाक के द्वारा इनहेल करते, वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास रहता है। वो सेल्स क्या करती है? ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको और भी सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक करती है और उससे एनर्जी हासिल करती है। ग्लूकोज को सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक करके उससे एनर्जी हासिल करती है। इस प्रकार जो हमारा रेस्पिरेशन है ना, वो भी एक प्रकार से क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए, ये ग्लूकोज है, मान लीजिए C6
H12O6। ठीक है, चलो थोड़ा सा बैलेंसिंग इक्वेशन का एग्जांपल इसको हम बनाते थोड़ा सा। तो एक किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। हमारे बॉडी में जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन के साथ ये अगर रिएक्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ से 3 प्रोडक्ट बन के निकल आएंगे। कौन से? कार्बन से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रेस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है आपको अभी पता चल जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और बाकी क्या बचता है? देखिए हमारे पास कार्बन कितने हैं? 6 है, तो उसको हम लेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, बन गए। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 12। मैं आज विदाउट टेबल रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं, देखिए कैसे बैलेंस कर रहा हूं। 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 12 हाइड्रोजन है। उससे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे? 12 हाइड्रोजन को लेकर 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ओके, 6H2O। अब देखिए हमने तो ये कंसीडर किया कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे कल बताया था, जो एलिमेंट 2 अलग अलग कंपाउंड में उसको कंसीडर मत कीजिए, उनके नंबर अपने आप निकल कर आएंगे। ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन को कंसीडर करके हमने प्रोडक्ट तो बना लिया। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन के नंबर्स कितने? 6 2s are 12 और यहाँ पे 6 1s are 6, मतलब 12 और 6 दोनों मिला के 18 ऑक्सीजन हमें चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। 18 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, मतलब एक मॉलिक्यूल। तो 18 ऑक्सीजन एटम हमें चाहिए, तो कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? 9। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेकर सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है और उससे हमें क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में भी हमें क्या मिल गया? एनर्जी मिल गई। इसका मतलब रेस्पिरेशन इज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अपोज में जो दूसरी रिएक्शन होती है ना, वो कौन सी है? दूसरी रिएक्शन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक reaction, complete opposite of this reaction, the reaction in which energy is absorbed by the system। और एक ऐसी रिएक्शन, the reaction which absorbs energy from the environment, the reaction which absorb, release के जगह पे absorb energy from environment, एक ऐसी रिएक्शन जो एनवायरमेंट से एनर्जी सोख लेती है, खुद में खींच लेती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और देखिए जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, जिस वेसल में होती है, जिस भी जो भी हमने यूज किए वेसल्स या फिर बीकर्स, वो क्या हो जाते हैं? ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में उसके आजू बाजू में जो भी एनर्जी थी सब मटेरियल ने हमारे क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो ठंडी पड़ जाती है। और जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए।